हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी। दोस्तों, मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पे। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है यूनेस्को से। 2021 में यूनेस्को संबंधित जितनी भी न्यूज़ करंट अफेयर्स में देखने को मिली थी, उन सभी न्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यूनेस्को फॉर द ईयर 2021 आपको यहाँ पर मिल जाए। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक-एक करके डिस्कस करें। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसे कहते हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि दुनिया में शांति, वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन के दिशा में काम करती है और सबसे ज़्यादा फोकस रहता है एजुकेशन, कल्चर और साइंसेस से रिलेटेड। तो यूनेस्को जो है उन सभी एक्टिविटीज़ को एक्नॉलेज करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ को रिवॉर्ड करता है जो एजुकेशन के फील्ड में, इंटरनेशनली कल्चर या साइंसेस के फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको यूनेस्को द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अलग-अलग फील्ड्स में यूनेस्को अवार्ड्स देता है। इन सभी अवार्ड्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा। यूनेस्को सबसे पहले न्यूज़ जो यूनेस्को से रिलेटेड है वो है निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट विन्स 2 यूनेस्को अवार्ड्स। तो नई दिल्ली की निज़ामुद्दीन बस्ती, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जहाँ पर है, बहुत ही मान्यता वाली जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट, इंडियाज़ प्रोजेक्ट ऑन अर्बन रिवाइटलाइजेशन ऑफ निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी। नई दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी है, वहाँ पर उसका रिवाइवल पुनर्उद्धार हो रहा है। तो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को यूनेस्को ने 2 अवार्ड्स दिए हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चर, एजुकेशन और साइंस के फील्ड में यूनेस्को जो है वो अवार्ड करता है। तो कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक विरासत है हिंदुस्तान की, जिस तरीके से पुराने समय से वो पूरी की पूरी ये निज़ामुद्दीन बस्ती बनी हुई है, तो उसको जिस तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है और इसी वजह से यूनेस्को ने भी इसको अवार्ड किया है। द प्रोजेक्ट रिस्टोर्ड मोर देन 20 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। 20 से ज़्यादा जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको दोबारा से रिस्टोर किया गया है, विच आर लोकेटेड अराउंड 14th सेंचुरी सूफी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास जितने भी पुराने स्मारक हैं, उन सभी को दोबारा से बनाया गया है, रिस्टोर किया गया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये अ, एक एरियल इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो ये पूरे के पूरे एरिया में जितने भी आपको ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इन सभी को दोबारा से रिस्टोर किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसी वजह से यूनेस्को ने 2 अवार्ड्स इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को दिए हैं, जिसमें एक है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी और स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड जो न्यूज़ है वो है लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स विंस आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। तो लिंगुई एक द सेक्रेड बॉन्ड, एक ड्रामा फिल्म जो इस थीम पर आधारित है। इट रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ द सैक्रेड रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड अ डॉटर। एक माँ और बेटी के बीच में जो एक पवित्र रिश्ता होता है, उसकी कहानी बताई गई है इस लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड में। एंड देयर सर्वाइवल अगेंस्ट द हार्श लॉज सेट बाय मेन ऑन द आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट IFFI 52। तो एक मूवी जिसको ये अवार्ड दिया गया है, अवार्ड कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो अवार्ड है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ये कहां दिया गया? 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, जो कि गोवा में हुआ था, वहां पर इस मूवी को अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ये उन फिल्म्स को दिया जाता है दैट रिफ्लेक्ट्स महात्मा गांधीज आइडल्स ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी के जो आदर्श रहे हैं, जिसमें अहिंसा, शांति और टॉलरेंस आदि शामिल हो, तो कोई भी ऐसी मूवी जो ये सारे के सारे आइडियल्स को रिप्रेजेंट करती हो, रिफ्लेक्ट करती हो, उसको ये ICFT यूनेस्को अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म
टेलीविजन यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड। ये मूवी थी लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स। ये जो अवार्ड है ये 1994 में शुरू किया गया था। यूनेस्को इशूड कमेमोरेटिव मेडल इन 1994 मार्किंग द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो यूनेस्को ने ये अवार्ड क्यों शुरू किया था? आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल क्यों शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के जन्म के 125 वर्ष पूरे होने पर 1994 में यूनेस्को ने ये मेडल शुरू किया था, ये मेडल देना शुरू किया था। और उन फिल्म्स को दिया जाता है जो गांधी जी के आदर्शों को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने मूवीज में। Since then, ICFT UNESCO Gandhi Medal is given to the film that best reflects Mahatma Gandhi's ideals of peace, tolerance and non-violence। और 1994 से लगातार ये अवार्ड उन सारी की सारी फिल्म्स को दिया जाता है जो गांधी जी के आदर्शों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाती है। अगला जो टॉपिक है जो कि न्यूज में रहा है यूनेस्को से रिलेटेड, वो है इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 4 इयर्स टर्म। 2021 से 2025 तक भारत जो है वो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। 4 साल का कार्यकाल इसका रहता है। तो इंडिया को दोबारा से एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को 2021-2025 के लिए चुना गया है। भारत को 164 वोट मिले थे टू गेट री इलेक्टेड टू अ 4 इयर्स टर्म ऑफ ऑफिस। 164 वोट भारत को मिले थे जिसकी वजह से भारत दोबारा से इस 4 ईयर टर्म के लिए चुना गया है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो यूनेस्को के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स में से होता है, 3 संवैधानिक अंगों में से एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसके अलावा यूनेस्को के 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स है, द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द सेक्रेटेरिएट। तो जनरल कॉन्फ्रेंस और सेक्रेटेरिएट के साथ में एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं यूनेस्को के, जिनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए भारत को दोबारा से इलेक्ट किया गया है। तो यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये 58 मेंबर स्टेट्स का होता है, ईच ऑफ विद 4 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। तो टोटल मेंबर्स में से 58 मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पार्ट बनते हैं और ये 58 मेंबर्स जो हैं वो यूनेस्को के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट करके चुने जाते हैं और 4 साल का कार्यकाल रहता है। और भारत को 58 मेंबर्स में से एक दोबारा से चुना गया है 2021 से लेकर के 2025। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कहता है यूनेस्को डेजिग्नेटेड श्रीनगर एज क्रिएटिव सिटी। तो यूनेस्को ने हाल ही में श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी डेजिग्नेट करा था 2021 में, इस फील्ड में इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। तो यूनेस्को जो है वो अलग अलग शहरों को अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएटिव सिटी घोषित करता है। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है। इससे पहले भारत में क्राफ्ट और फोक आर्ट कैटेगरी में सिर्फ एक ही सिटी है, वो है जयपुर। तो श्रीनगर जो है वो दूसरा शहर बन गया है हिंदुस्तान का जिसको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी डेजिग्नेट करा है। इससे क्या होगा? इससे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन तो श्रीनगर को मिलेगी ही, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनेस्को की जो प्रेजेंस है इस वजह से ग्लोबली ये चीज सामने आएगी कि श्रीनगर जो है वो क्रिएटिव सिटी बना है। बट विल ऑल्सो हेल्प गेटिंग इंटरनेशनल फंडिंग्स, टाई अप्स विद क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज एंड पिचिंग क्राफ्ट एज द प्रोडक्ट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फंडिंग्स मिलेंगी, क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज और पिचिंग क्राफ्ट एज अ प्रोडक्ट के रूप में श्रीनगर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसको यूसीसीएन कहते हैं, 2004 में बनाया गया था और 7 कैटेगरीज में ये सिटीज को क्रिएटिव अनाउंस करते हैं। वो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, जिसमें श्रीनगर और जयपुर है, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक्स आर्ट में क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया 2021 में। इससे पहले फिल्म कैटेगरी में मुंबई को घोषित किया गया था, गैस्ट्रोनॉमी में 2019 में हैदराबाद को, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए चेन्नई को, क्रिएटिव एंड फोक आर्ट्स के लिए जयपुर को। पहले जयपुर था क्रिएटिव एंड फोक आर्ट्स के लिए, सेकेंड सिटी श्रीनगर बना था। उसके अलावा वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में। तो वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर, ये 6 ऐसे शहर हैं जो यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कुंग-फू नन्स वॉन यूनेस्को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021। कुंग-फू नन्स, जो शायद कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे, द्रुपका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म के नन्स जो कि कुंग-फू मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, उनको यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 मिला है। The award was given for their bravery and heroic acts of service and championing the gender equality across Himalayas। कुंग-फू नन्स, जिस तरीके से मॉन्क्स को कुंग-फू सिखाया जाता है उस तरीके से यहाँ पर नन्स को, फीमेल्स के लिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस सिखाई जाती है, जो कि एक हीरोइक एक्ट माना जाता है। और क्योंकि
जिस तरीके से जो मार्शल आर्ट एक्टिविटीज मॉन्क्स द्वारा की जाती हैं, वही सेम एक्टिविटीज नन्स द्वारा भी की जाती हैं। तो हिमालयन रीजन में जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता को दर्शाता है और हीरोइक एक्ट ऑफ सर्विस जो है उसकी वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। द नन्स आर एम्पावरिंग यंग गर्ल्स थ्रू मार्शल आर्ट। युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मरक्षा करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। तो दीज मार्शल आर्ट्स आर एम्पावरिंग दीज यंग गर्ल्स टू डिफेंड देमसेल्फ, गेन कॉन्फिडेंस एंड टेक ओवर द लीडरशिप रोल्स इन देयर कम्युनिटी। The award has been launched by UNESCO ICM International Center of Martial Art। तो यूनेस्को का अपना इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मार्शल आर्ट फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट है, जो कि क्या करते हैं, जितने भी गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्शल आर्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो उस दिशा में मार्शल आर्ट के गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हुए यूनेस्को ने ये अवार्ड कुंग फू नन्स को दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है यूनेस्को लॉन्चेस 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। हिंदुस्तान में शिक्षा की क्या स्थिति है उसके लिए एक रिपोर्ट लॉन्च करी थी। वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यूनेस्को लॉन्च्ड इट्स 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जिसको थीम दिया गया नो टीचर नो क्लास, ये यूनेस्को द्वारा लॉन्च की गई। ये जो है ये एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को है, न्यू दिल्ली, एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। यूनेस्को का वो ऑर्गन जो इंडिया में स्थित है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, वो हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो कि एक एक्सटेंसिव रिसर्च पे, एक व्यापक शोध पर आधारित होती है। हिंदुस्तान में शिक्षा के स्तर को लेकर के काफी डीप डिटेल रिसर्च किए जाते हैं। तो 2021 की रिपोर्ट का जो थीम था वो नो टीचर नो क्लास का था। इसके अलावा इंडियाज NIOS विंस यूनेस्को लिटरेसी प्राइज फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS जिसको कहते हैं, जिस तरीके से हायर एजुकेशन में डिस्टेंस लर्निंग होती है उसी तरीके से स्कूल एजुकेशन में भी डिस्टेंस लर्निंग का एक माध्यम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और इसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है क्योंकि फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन। यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इनोवेटिव तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को ने NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया है। रिकॉग्निशन इज फॉर एजुकेटिंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल। वो लोग जो किसी ना किसी वजह से विकलांग थे, उनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके लिए लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया, सो दैट इवन दो इफ दे आर डिफरेंटली एबल्ड स्टिल दे हैव द एक्सेस टू एजुकेशन। तो वो लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया ताकि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को शिक्षा दी जा सके। और इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने इन्हें अवार्ड दिया है। द लैक ऑफ एजुकेशन डिवाइसेस, डिसेबल्ड फ्रेंडली ऑनलाइन टीचिंग एंड स्पेशल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज had further hampered access to education for children with disabilities। अभी तक शिक्षा में जो रिक्वायर्ड उपकरण है उनमें कमी थी। विकलांगों के लिए अनुकूल ऑनलाइन शिक्षण माध्यम और स्पेशल असिस्टिव टेक्नोलॉजी, विशेष सहायक तकनीकों की कमी होने के कारण जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी और उन तक शिक्षा पहुंचाने में बाधा आती थी। लेकिन उन सभी बाधाओं को इस NIOS की टेक्नोलॉजीज के द्वारा दूर कर दिया गया है। The award-winning program focuses on the use of digital tools and local language to help persons with disabilities the option to access Indian Sign Language based content। तो यहाँ पर डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया गया जिससे साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाई की जाए और साइन लैंग्वेज बेस्ड टूल्स जो है उनसे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उन बच्चों को जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो स्पेशल तरीके से पढ़ना चाहते थे। नेक्स्ट जो न्यूज रिलेटेड टू यूनेस्को था वो था हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन कच्छ अमंग यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। तो धोलावीरा गुजरात के अंदर हड़प्पन एरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, वाज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल। तो यूनेस्को दुनिया भर में अलग अलग स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। उसमें हाल ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता का धोलावीरा जो है उसको इंक्लूड किया गया है।
One of the most prominent sites of ancient civilization, Dholavira, the ancient city of Harappan era, was found has found a place in the coveted list of World Heritage Sites of United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. तो यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थान मिला है धोलावीरा को, जो कि हड़प्पन एरा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना गया है. आफ्टर मोहनजोदाड़ो, Kanveriwala and Hadappa in Pakistan and Rakhigadi in Haryana of India, धोलावीरा इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे. तो मोहनजोदाड़ो, कन्वेरीवाला, हड़प्पा, ये 3 शहर पाकिस्तान में, और इसके अलावा राखीगढ़ी इन हरियाणा. इसके बाद धोलावीरा जो है वो 5वां सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी की सभ्यता का. द एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट कच्छ डिस्ट्रिक्ट. तो गुजरात के कच्छ जिले में ये एक प्राचीन शहर है. और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, धोलावीरा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मौजूद है, कर्क रेखा पर स्थित है. ये इंपॉर्टेंट है. कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद है? वो धोलावीरा है. और कहां पर है ये? गुजरात के कच्छ जिले में. तो गुजरात के मैप पर यहां पर कच्छ जिले में धोलावीरा जो है वो स्थित है. अगला टॉपिक जो था वो कहता है रुद्रेश्वरा टेम्पल इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. काकतैया रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना का ये फेमस मंदिर है. इसको यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. विश्व विरासत सूची 39th एक लोकेशन है हिंदुस्तान की जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है. कौन सा है? काकतैया रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रामप्पा टेम्पल के नाम से जाना जाता है. तेलंगाना के अंदर ये मौजूद है. ये टेम्पल कहां लोकेटेड है? ये पालमपट विलेज ऑफ वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना. तेलंगाना का वारंगल जिला है, वहां पर पालमपट गांव है जहां पे ये मंदिर मौजूद है. और ये 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यूनेस्को का 39th विश्व धरोहर स्थल बना है. कुछ इस तरीके का है ये रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में मौजूद है. रुद्रेश्वरा या रामप्पा टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकतैया एम्पायर. इंपॉर्टेंट है. काकतैया साम्राज्य के शासन काल में 1213 ईस्वी में इस मंदिर को रुद्रेश्वरा टेम्पल को बनवाया गया. अगला टॉपिक जो है वो कहता है ग्वालियर एंड ओरछा सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट. ग्वालियर और ओरछा दोनों ही मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट इलाके हैं जिनको 19 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट चुना था, जो कि 2011 में शुरू हुआ था. तो क्या होता है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर चुने जाने पर? ये सब चीजें हम समझेंगे. ये जो प्रोजेक्ट है जो 2011 में शुरू हुआ था, इट एम्स एट द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज व्हाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर एंड हेरिटेज वैल्यू. तो यूनेस्को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, यूनेस्को का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी हिस्टोरिक सिटीज हैं, जो ऐतिहासिक शहर हुआ करते थे, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा जाए. क्योंकि धीरे धीरे वहां पर फास्ट ग्रोथ देखने को मिल रही थी. फास्ट ग्रोथ का अर्थ ये था कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, आधुनिकीकरण चीजों का हो रहा है. तो कहीं उस फास्ट ग्रोथ में, उस रैपिड अर्बनाइजेशन में ये हिस्टोरिकल सिटीज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ना कहीं विलुप्त हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है. तो इस वजह से यूनेस्को जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे सिटीज को डेवलप करता है जिनका हिस्टोरिक रेलेवेंस बहुत ज्यादा होता है, सो दैट रैपिड ग्रोथ के साथ साथ उनके हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को भी सहजो करके रखा जाए. तो ग्वालियर और ओरछा को यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है. यूनेस्को अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश विल फोकस ऑन इंप्रूविंग द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ द सिटीज. यूनेस्को जो है वो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इन दोनों ही सांस्कृतिक शहरों की जो संस्कृति और विरासत है उसको बचाने में, उसमें सुधार लाने पर काम करेगा. और इसी के साथ में अर्लियर द हिस्टोरिक फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इससे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में इन दोनों शहरों को शामिल किया गया था. यह भी इंपॉर्टेंट है. द इंक्लूजन विल लीड टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ बोथ सिटीज बाय एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को. तो जैसे इन दोनों शहरों को शामिल किया गया इस सूची में, उससे
इन दोनों शहरों में काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन होगा, सौंदर्यीकरण इन शहरों का किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यूनेस्को के साथ मिलकर के करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फिलीपींस जर्नलिस्ट मारिया रेसा ऑनर्ड विद 2021 यूनेस्को गियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो काफी फेमस है गियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, जो कि यूनेस्को देता है। उसमें 2021 में फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट मारिया रेसा को ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है। मारिया रेसा कौन है? वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है फ्रॉम फिलीपींस। शी हैज बीन नेम्ड एज 2021 लॉरिएट ऑफ यूनेस्को गियर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो ये मारिया रेसा है, जो कि फिलीपींस के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक खोजी पत्रकार है। उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में $25,000 यानी कि करीब 18 लाख रुपए के करीब अमाउंट जो है वो दिया जाता है। $25,000 दिए जाते हैं। एंड इट रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिफेंस और प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ये प्राइज यूनेस्को उन पत्रकारों को देता है जिन्होंने प्रेस फ्रीडम को इंश्योर किया है, स्पेशली जब वहां पर उस जगह पे खतरा था जहां से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये प्राइज जो है वो मारिया रेसा को हाल ही में मिला है। इस प्राइज को नाम दिया गया था एक फेमस कोलंबियन जर्नलिस्ट गियर्मो कानो इजाजा। गियर्मो कानो इजाजा एक प्रसिद्ध कोलंबियन पत्रकार थे, जिनका नाम दिया गया इस अवार्ड को, क्योंकि उनको जिस तरीके से अवार्ड में कहा जाता है कि फेस ऑफ डेंजर में जब कोई कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, तो खतरे की स्थिति में भी अगर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं या प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखे हैं, तो उन बहादुर जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। और गियर्मो कानो इजाजा, इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक फेमस जर्नलिस्ट थे एंड ही वाज मर्डर्ड इन रिस्पॉन्स टू कैंपेन दैट ही लॉन्च्ड टू डिनाउंस द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ट्रैफिकर्स। नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों के प्रभाव को जब इन्होंने डिनाउंस किया था, इसकी निंदा करी थी और दिखाया था कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं इवन कंट्री के पॉलिटिक्स तक को भी, तो इनको इन ड्रग ट्रैफिकर्स द्वारा मार दिया गया था। ही वाज मर्डर्ड इन ब्रॉड डे लाइट। तो अपना काम करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखते हुए इनकी मौत हो गई थी, इनको मार दिया गया था। तो इस वजह से इनके नाम पर गियर्मो कैनो इसाजा ये अवार्ड जो है वो रखा गया है, जो यूनेस्को एनुअली देता है। ये थे गियर्मो कानो इजाजा, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनके नाम पर ये अवार्ड यूनेस्को ने दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीनगर अमर सिंह कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड विद यूनेस्को अवार्ड। तो श्रीनगर का जो अमर सिंह कॉलेज है उसको यूनेस्को पुरस्कार से मान्यता मिली है। अवार्ड ऑफ मेरिट इन 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में, उसको कंजर्व करने की दिशा में श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो काफी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज की, जिसको रिस्टोर किया गया था, जिससे कश्मीर की जो सबसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स थी, इट केम बैक टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक, जब उसको रिस्टोर किया गया, उसको दोबारा से बहाल किया गया, तो उसका पुराना गौरव जो फॉर्मर ग्लोरी है वो वापस आ गई, जिस वजह से यूनेस्को ने ये अवार्ड श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनेस्को लॉन्च्ड बांगा बंधु अवार्ड ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। बांगा बंधु आप जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको बांगा बंधु के नाम से जाना जाता था। बांगा बंधु शब्द का अर्थ है बंगाल के दोस्त। तो बांगा बंधु, यूनेस्को ने बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अवार्ड की घोषणा करी है। ये अवार्ड दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी की दिशा में। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको काफी व्यापक रूप में बांगा बंधु के नाम से जाना जाता था, वो एक बांग्लादेशी राजनेता थे, स्टेट्समैन थे और फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश की। संस्थापक थे वो बांग्लादेश के, जिन्होंने बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, शेख मुजीबुर रहमान। और इनके नाम पर बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज यूनेस्को ने शुरू करा है। ये अवार्ड जो है ये क्रिएटिव इकोनॉमीज को रिकॉग्नाइज करेगा। क्या होती है क्रिएटिव इकोनॉमीज? वो इकोनॉमीज दैट रिकॉग्नाइज द इकोनॉमी विच इज क्रिएटिंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, decent work, supporting entrepreneurship, growth of micro, small and medium enterprises, promoting social inclusion and reducing poverty। वो सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं जो सामाजिक समावेश,
पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्रोथ में, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में, डिसेंट वर्क में काफी अच्छे से काम कर रही है। इन सभी चीजों पर कि गरीबी कम हो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है वो स्टार्ट हो सके, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप हो, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। इस दिशा में जितनी भी इकोनॉमीज काम करती है उनको क्रिएटिव इकोनॉमीज कहा जाता है, और क्रिएटिव इकोनॉमीज के वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मुजीबुर रहमान अवार्ड उनको दिया जाएगा। इसके बाद यूनेस्को डिक्लेयर्ड 2021 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2021 को यूनेस्को द्वारा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन क्रिएटिव इकोनॉमी जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उद्देश्य यह है टू रेज अवेयरनेस, प्रमोट कोऑपरेशन, इनकरेज शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस, enhance human resource capacity, promote enabling environment at all levels and tackle challenges of creative economy। इसका उद्देश्य है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए, सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को, अनुभवों को साझा करना, और कंट्रीज को प्रोत्साहित करना है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए, ताकि क्रिएटिव इकोनॉमीज बन सके। क्रिएटिव इकोनॉमीज क्या है वो उसके बारे में हमने बात करी। तो इस दिशा में ये पूरा का पूरा काम जो है वो किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर सतत विकास चाहिए तो क्रिएटिव इकोनॉमी होना जरूरी है, क्योंकि अगर क्रिएटिव इकोनॉमी होगी तभी पॉवर्टी कम होगी, नए नए उद्योग खुलेंगे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी जो है 2021 को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। इसके बाद यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर स्टेटस। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स, यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया जाता है, और मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो इसमें अब शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर करीब 53 से 54 टाइगर्स मौजूद हैं। ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। एंड मध्य प्रदेश का ये तीसरा, इससे पहले पांचमारी और अमरकंटक ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल कर लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश से ये तीसरा है, और हिंदुस्तान का ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको इस नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज दैट डिमॉन्स्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड नेचर, परिस्थितिकी तंत्र में लोगों और प्रकृति के बीच में एक संतुलित संबंध प्रदर्शन करने वाले एरिया, जहां पर पॉपुलेशन भी हो और नेचर भी अच्छे से थ्राइव कर रही हो, वो एरियाज जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश का तीसरा पन्ना टाइगर रिजर्व भी अब शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, ये वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो यूनेस्को से रिलेटेड रही 2021 में। सभी चीजों को हमने यहाँ पर कवर करा है। आई होप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।